नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बवाल मच रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने एक साथ हेलीकॉप्टर में उन दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे हर तरफ हलचलें तेज हो गई। दरअसल मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को केक कटवाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है। हालांकि ये केक कटवाया गया है हेलीकॉप्टर में। और साथ ही मुकेश सैनी ने ये भी बोला है, जब तेजस्वी यादव ने उनसे पूछा कि आपके दिमाग में ये इस सरप्राइज का आइडिया कैसे आया, तो मुकेश सैनी ने कहा कि लोग हमसे जलते हैं, यानी कि लोगों को मिर्ची लगती है, तो इसलिए ये केक आपका हेलीकॉप्टर में कटवाया जा रहा है, ताकि जो लोगों को हमारी दोस्ती से, हमारे भाईचारे से मिर्ची लगती है, उन लोगों को मिर्ची लगती रहे। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है, आपको वो सुनवाते अभी तो शादी में किए थे तो हनीमून बनाए थे हेलीकॉप्टर में ही, तो उनका तो यही है। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। तो देखा आपने इस मुद्दे पर किस कदर बयानबाजियां हो रही है। एनडीए अब आरजेडी पे, यानी कि इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। दरअसल मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के 200 जनसभा पूरे होने पर ये केक कट करवाया था, उनको सरप्राइज दिया था और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया था। और साथ ही लेकिन वो उन्होंने जो बयानबाजी कर दी, अब इससे एनडीए गठबंधन भी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, जेडीयू प्रवक्ता मधुरेंद्र पांडे जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रमोद सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। प्रमोद सिन्हा जी, मेरे ख्याल से आप लोग तो बस केक कट कर रहे थे, फिर एनडीए गठबंधन इतना इशू क्यों बना रही है? देखिए प्रमोद जी, आवाज आ जी, रही है आपको? जी। नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, मेरी आवाज जी जी आ रही है आवाज। को मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 मिल रही है आवाज, बोलिए आप। हाँ बिल्कुल सभा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है, जब से लोकसभा का चुनाव की घोषणा हुई है तो अपने जनसभाओं में जा रहे हैं और ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के जनसभाएं करने का काम कर रहे हैं। आज उनका जो है 200 मतलब ये उनका 200 जो है जनसभा पूरा होने पर आज एक वीडियो जो हम लोग भी देखे, आप लोग भी देखे और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो लोग, तो उस वीडियो में 200 मतलब उसको केक काटा गया क्योंकि 200 हुई है उस पर, तो उसको विरोधी जो है उसको ठीक है दूसरे रूप प्रमोद में जी, ये काटना तो समझ में आता है, लेकिन आप लोग के नेता ने तो ये भी कहा है, मुकेश सहनी ने तो ये भी कहा है ना कि मिर्ची लगती है लोगों को, इसलिए वो अपना भाईचारा और दोस्ती निभाने के लिए ये केक काट रहे हैं कि जिन लोगों को मिर्ची लगती है उन्हें मिर्ची और लगती रहे। हाँ तो उन्होंने जो कहा है, देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि हम लोग तो रहे हैं जनता के बीच में, तो जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को उठा करके जनता के सामने रख रहे हैं। जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उन तमाम बातों को हम लोग रख रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, इन तमाम चीजों को ले जा रहे हैं जनता के बीच में। जो ये लोग वायदा किए थे, वायदा खिलाफी, उन तमाम चीजों को ले जा रहे हैं। अब सवाल उठता कि ये लोग तो कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। 10 वर्षों से केंद्र में इनकी सरकार है, 17 वर्षों से बिहार में इनकी सरकार है, काम के नाम पर तो इनको बोलने के लिए कुछ है नहीं। हमारे नेता जो जनसभाएं कर रहे हैं, जनता का विश्वास, आशीर्वाद जो मिलने का काम हो रहा है महागठबंधन को, तो इन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से मिर्ची लग रही है। और वही मुकेश सहनी जी ने कहा है कि देखिए हम अगर केक काटेंगे तो इन लोगों को मिर्ची लगेगी। तो यही तो कर रहे हैं। अब अब तो जनता का जो आशीर्वाद और है, अभी छठा चरण
प्रमोद जी, चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि मिर्ची किसको लगेगी ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात बोल रहे हैं कि 4 तारीख को किनको मिर्ची लगेगी ये पता चल जाएगा। जिस प्रकार से आप देखिए सभा जी, 5 चरण का मतदान हो चुका है और पांचों चरणों में आप देखे हैं कि 2019 के तुलना में 2024 में जो है मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। ये इस बात का संकेत है कि सत्ता पक्ष से लोग जो है आक्रोशित हैं। सत्ता पक्ष जो अपने वायदों पर खड़ा उतरने का काम नहीं किया है, उससे लोगों में एक उदासीनता का भाव है, जिसका ये परिणाम है, प्रतिफल है जो सामने नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए इस समय जो चुनाव चल रहा है तो वो जनता बनाम एनडीए की लड़ाई है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है। जनता जो 10 साल का जो शासन काल है केंद्र सरकार की, उसको सत्ता से हटाने के लिए लड़ रही है। तो ये तो 4 तारीख को तो ये क्लियर हो जाएगा। चिराग जी जो बोल रहे हैं कि 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगेगी, तो वो तो ठीक ही बोल रहे हैं। अब सत्ता जब बदलाव, देश की जनता जब बदलाव चाह रही है तो 4 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएगा। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे मधुरेंद्र जी के पास चलते हैं। मधुरेंद्र जी, आजकल तो खूब हवा में केक काटे जा रहे हैं, क्या उन लोगों ने मान लिया है कि जनसभा करने से 200 जनसभा पूरी हुई है तो अब इंडिया गठबंधन को ये भी लग रहा है क्या कि वो लोग जीतने वाले हैं? देखिए, ये हेलीकॉप्टर में केक काटना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी सफर करते हैं तो ट्रेन में, हवाई जहाज में खाते हैं, पीते जाते हैं। बात दरअसल ये है कि जो वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, ये उनका बचकाना हरकत दिखाई देता है कि वे इस चुनाव के प्रति कितने गंभीर हैं, राज्य और देश के प्रति वो कितने गंभीर है। ये उनका बचकाना हरकत दिखाई दे रहा है। रही बात मिर्ची लगने की, मुकेश सहनी जी जो बोल रहे हैं, बोलिएगा प्रमोद जी, तुरंत हाथ क्यों उठा दिया? अरे बोलने तो दीजिए, बोलिएगा जी, आपको भी फिर मौका मिलेगा, सबको रखने दीजिए अपनी बात। हाँ, अब बात रही मुकेश सहनी जी का मिर्ची लगने की, तो शायद मुकेश सहनी जी पिछले विधानसभा चुनाव वाली बात भूल गए। उनका ही बयान था कि खंजर भोंकने वाली बयान। तो 4 तारीख को देखिएगा कि किसके पीठ पर कौन खंजर भोंका और क्या नतीजा आएगा। तब ये दोनों की कैसी मित्रता रहती है, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा कि मिर्ची किसको लगती है। कुल मिलाकर के ये लोग हताश और निराश होकर के चुनाव में जान रहे हैं कि इनको कुछ मिलने वाली नहीं है। देश की जनता राष्ट्र हित में, राज्य हित में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद होकर खड़ा है और जनता तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में पदस्थापित कर रही है प्रधानमंत्री के रूप में। तो जनता तो देख रही है, जान रही है सब। ये हताश और निराश में इस तरह के वीडियो बना बना के चर्चा में रहने के लिए, ये बताइए तो केक खाने का वीडियो वायरल करना, मछली खाने का वीडियो वायरल करना, क्या कौन सा भाई आप जिम्मेदार राजनीतिज्ञ कहला रहे हैं? कैसी आपकी गंभीरता है? राजनीतिक आदमी कोई जो गंभीर रहेगा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, यही सब काम करेगा, केक काटते खा के वायरल करेगा, ये सब करेगा? ये सब तो बचकाना हरकत है। इनको नतीजा 4 जून को समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है मधुरेंद्र जी, फिर आपका रुख करेंगे, प्रीति जी का रुख करते हैं। प्रीति जी, सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को मिर्ची लग रही है। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव का केक कटवाए, सरप्राइज दिया उन्होंने उन्हें, ताकि जिन लोगों को मिर्ची लगती है, यानी कि आप लोगों को, जिन लोगों को मिर्ची लगती है, उन लोगों के भाईचारे को देखकर, दोस्ती को देखकर उन लोगों को और मिर्ची लगे। मिर्ची लगती है क्या आप लोगों को? सभाजी, दरअसल जो ऐसा बयान दे रहे हैं कि उनके केक काटने से, मछली खाने से भारतीय जनता पार्टी को या विपक्षियों को मिर्ची लग जाएगी, दरअसल वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वो जो अवश्यंभावी जो हार जो उनकी होने वाली है और फिर से जब वो शून्य पर आउट होने वाले हैं, तो इस हार की हताशा में वो कुछ भी बोल रहे हैं। और मिर्ची किन्हें लगेगी ये तो वक्त तय, 0 पर आउट होने का भी वो केक काट कर जश्न मनाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। क्योंकि अब वो भी समय जल्दी आने वाला है, 4 जून को वो समय आने वाला है जब मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी फिर से दोबारा शून्य पर आउट होने का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे और दूसरों पर ऐसे ही आरोप लगाएंगे। तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी या फिर पूरी एनडीए बिहार के में 40 के 40 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। और आपने अभी देखा कि किस तरह से सारण में जानबूझकर चुनावी
हिंसा को आगे किया गया, जो कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं नहीं घटित हुआ करती थी। वहीं पर जानबूझकर रोहिणी जी मतदान केंद्र पर जाकर लोगों को उकसाकर किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम कराती हैं। तो ये जब जानबूझकर प्रेरित होता है तो फिर से वही दौर याद आता है। तेजस्वी जी को उसके लिए भी केक काटना चाहिए कि हम अपने अपराधियों का कितना ग्राफ बढ़ा लिए हैं, उसमें कितना रिकॉर्ड बना लिए हैं। और सहनी जी, वो तो मुझे लगता है सहनी जी ना इधर के हैं ना उधर के। कभी कोई उनको पीठ में खंजर भोंकता है, उसके बाद भी वो दिल में लेकर और वो दवा भी फिर वही बन जाते हैं, जो दर्द देते हैं वही फिर दवा बन जाते हैं। कभी वो कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। और ऐसे भी मल्लाह का वोट लेकर और अब सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करना, बाकी मल्लाह समाज के बारे में नहीं सोचना, यही तो सहनी जी की फितरत है। तो वैसे में जनता सब कुछ जानती है, आप चाहे कितना भी आप लोगों को उलझाने का काम करें और ऐसे यही केक काट कर तो मछली खाकर आप लोगों को बरगलाने का काम करें, तो ये सब बचकाना हरकत है। एक गंभीर राजनीतिज्ञ को ये सब बातें, मुझे लगता है चुनावी जब पूरा पिक पर चल रहा हो, चुनाव का तापमान पूरा गर्म हो, उसमें केक काटकर और यह बोलना कि उन्हें मिर्ची लगेगी, तो ये मुझे लगता है कि इससे बचकाना सोच कोई और हो नहीं सकती है। और दूसरी तरफ हम लोग बिल्कुल ही तैयार हैं इसके लिए। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में, पूरे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हर जगह हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग 370 के पार और एनडीए 400 के पार सीटें लाकर फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इनके पास भी और मुद्दा होता नहीं है। ये कभी इनके पिताजी लालू जी बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही मिलना चाहिए, कभी तेजस्वी जी नवरात्रि के मौके पर मछली खाकर सनातनियों को चिढ़ाने का काम करेंगे। तो इनके पास विकास के मुद्दे हैं नहीं जो ये गिना पाए। इनके पास जब मौके थे तो दूसरों के किए कार्यों को अपनी उपलब्धि बताकर जनता के बीच जाना चाहते हैं। जिस नीतीश जी ने अपने शासन काल में जो रोजगार दिए, उसको ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं उसके लिए। तो अब नहीं कहते हैं कि मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो अभी तेजस्वी जी अभी वही कर रहे हैं। तो उन्हें उनके पास गिनाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है, कोई उनके पास कोई संकल्प नहीं है, ना तो उनके पास गिनाने के लिए कोई भी ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको कि वो जनता के बीच रख पाए। तो दूसरे के किए हुए कार्यों को अपना बताकर बताना तो गिनवाते रहते हैं, लेकिन नौकरी का हवाला तो देते हैं ना। अरे कौन सी नौकरी? जिस नौकरी को नीतीश जी ने दिया, अब उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। उनके पास जितना डिपार्टमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया, ये सर्वविदित है कि कैबिनेट के जो मेन होते हैं, चीफ होते हैं, वो सीएम होते हैं और सीएम के ही नेतृत्व में बिहार में कार्य हो रहा है। और उसमें जितना कार्य हुआ उसमें अब वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। क्यों नहीं वो अपने, उनके माता पिता ने भी बहुत लंबे समय तक राज किया था, क्यों नहीं उस समय कर लिया था, उन्होंने नौकरी दे दिया था। उस समय तो अपराध, व्यभिचार और लूट तंत्र बनाकर रखा था, उस समय तो जंगल राज बनाकर रखा था, उस समय तो उद्योग धंधे यहाँ से पलायन हो गए, उस समय तो छात्र यहाँ से पलायन कर गए, यहाँ पर अच्छा रोजगार लोगों को नहीं मिलता था, लोग भय से अपने घरों में दुबके रहते थे, महिलाओं का सड़कों पर निकलना दूभर था। तो ये सब उनकी उपलब्धि है। इस पर वो मुझे लगता है कटआउट के साथ ये जो भ्रष्टाचार, जंगल राज, ये सब उपलब्धियां रही है राजद शासन काल की, तो अपने राजद शासन काल की इन उपलब्धियों को वो पूरा एकदम बैनर पोस्टर लगाकर केक काट कर बताएं, तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई करेगा कि उनकी वही उपलब्धि रही है। बाकी और उपलब्धि के मामले में वो शून्य है और वो जितने ढकोसले कर ले ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है, जनता सब जानती है। और पिछले दिनों, कुछ ही दिनों पहले जो हिंदी पट्टियों में चुनाव हुए थे, तो ये जितने सारे ये सभी लोग कह रहे हैं ना, बड़े बड़े बोल रहे हैं कि भाजपा जो है ना एकदम से आउट हो जाएगी, एनडीए एकदम शून्य पर, एकदम कोई उसका है ही नहीं, कोई नहीं वोट डालने वाला है उसको। तो वो तो हिंदी पट्टियों में जो चुनाव हुए थे उसके परिणाम ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के शासन काल में हर लोगों का, हर वर्ग का काम हुआ है, महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, और वो बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। कहीं हम सत्ता में थे उसको फिर से हासिल कर रहे हैं, कहीं हम नहीं थे वहां पर भी हम बन रहे हैं, जहां थे वहां पर ज्यादा वोट प्रतिशत से हम जीत रहे हैं। ये परिवर्तन है, ये एनडीए की देन है। ठीक है कृष्णकांत जी,
अगर राजनीति की बात करें तो कोई भी एक मुद्दा चाहिए होता है, बस किसी भी मुद्दे पे फिर राजनीति होनी शुरू हो जाती है, चाहे मटन पॉलिटिक्स हो, मछली के नाम पे पॉलिटिक्स हो। एक बार तेजस्वी यादव मछली खाते हुए उनका चाहे वीडियो वायरल भैंस हो, हुआ था। चाहे भैंस हो, चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे और अब जी बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, बस मुद्दा चाहिए होता है। और अब हवा में केक काटने का, यानी कि अब केक पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों बवाल हो रहा है आखिर इतना? हवा में केक काटा गया तो इससे बवाल क्यों हो रहा है? क्या इस बयान, हालांकि ये बयान भी देखा जाए एक तरह से तो ये तो सीधा सीधा तंज किया गया था पहले से कि मिर्ची लग रही है लोगों को इसलिए सरप्राइज दिया जा रहा है। लेकिन अब जो लगातार एनडीए की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है, जैसे कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये नादान हरकत है। फिर जीतन राम मांझी का ट्वीट देख सकते हैं आप, उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि जो नौकरी के मामले में बहुत सारे घोटाले हुए, तो अब क्या रिश्वत लेके केक भी काटे जा रहे हैं? इस तरह का बयान है उनका। आप किस नजरिए से देखते हैं इन सब चीजों? मेरा जहां तक नजरिया जो दिख रहा है कि जिस तरह से देश में जो इतने सारे मुद्दे हैं, देश देखिए कभी आप कितना भी आप काम कर दे घर में, कुछ ना कुछ लगता है घर में कुछ कमी है, ये लाइट नहीं बदल कर ये बदल जाए, ये कलर यहाँ दीवार पे यदि ये लग जाता तो और सुंदर हो जाता। तो ऐसा नहीं है, देश की विकास करने में काम हर पार्टियां करती है, विकास करती है, लेकिन कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। और जो विकास जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से विकास में कुछ कमियां हैं, देखिए विकास मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। लेकिन जो मैंने पहले भी बोला कि जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन जो थाली के जो कोर्स होता है, रोटी कपड़ा और मकान, उससे एक्स्ट्रा स्वीट डिश पे हमें हमेशा ध्यान दिया है। जैसे 370 हो, राम मंदिर हो, ये भी विकास होना जरूरी है देश के लिए, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट है। ये इससे ज्यादा जो है, आदमी जिंदा रहेगा तो मंदिर जाएगा, आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो मंदिर जा ही नहीं पाएगा। जिंदा रहेगा तभी तो हॉस्पिटल पहुंचेगा तो इलाज होगा। अब जिस तरह से पहले क्या होता था, बीजेपी मोदी जी, क्योंकि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है अभी, जिस तरह से देश में जो वोट जो जा रहा है, वो लोग कहता है किसको वोट दे रहे हो, तो मोदी जी को दे रहा हूं। क्या किसको, मतलब उनको कैंडिडेट भी पता नहीं है कि किसको कैंडिडेट ने क्या अच्छा काम किया, ये चीजों। तो इस तरह से देश का जो है, जो बैटिंग पिच है, हमेशा मोदी जी अपने बैटिंग पिच पे लाते थे और जिस मुद्दे को चाहते थे उस मुद्दे को डिबेट का मुद्दा हो जाता था और सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस जाल में फंस जाती थी। वो एक जाल। अब तेजस्वी जी 2-4 आपने मुद्दे देखा कि वो जिस तरह से वो बैटिंग पिच पे जिस तरह से चाहते, मीडिया अटेंशन, इसको आप कह सकते हैं मीडिया का अटेंशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इतनी मीडिया जो है, मैं सभी मीडिया की बात नहीं करता, लेकिन उतना आप जब टीवी खोलोगे तो मैक्सिमम जो आपके न्यूज चैनल पे अमित शाह या जितने बड़े है, राहुल गांधी के भी दिखाए जाते हैं 5 मिनट, बट मैक्सिमम जो है अमित शाह मोदी जी की स्पीच को दिखाया जाता है। तो वो एक मीडिया को अपने तब अटेंशन करने का ये पहला राजनीति था, मछली खाना और ये सब था। ये बहुत लोग, हम लोग भी केक काटते हैं या कहीं पे तो फेसबुक पे डालते हैं। हम मैरिज एनिवर्सरी प्रीति जी या जहाँ मधुबन जी के घर में भी कुछ मैरिज एनिवर्सरी बच्चे केक काटते होंगे तो उसको इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालते हैं। मैं भी वाकिफ हूँ कि वो कमेंट जो है, जो बयानबाजी करना, जो एनडीए पे जो हमला किया गया, बेसिकली वो एक जाल था, जिस जाल में आज यदि हम उस जाल की रिप्लाई दे रहे हैं तो वो जिस जाल के लिए उसने कमेंट मारा था कि मिर्ची लगेगा, बेसिकली इस डिबेट का मुद्दा चाहते थे कि इस पे डिबेट हो। और फिर उनका जो एक तर्क जो था कि मीडिया अटेंशन है, ये चीजें है। अब जैसे हमारी प्रीति जी कह रही थी कि नीतीश की नौकरी और जो है वो जेडीयू ने जो काम किया वो सब क्रेडिट ले रहे हैं आरजेडी। मैं जहां तक लगता है कि जिस समय जनगणना हुई थी और जो नौकरियां जब बांटी जा रही थी, तो उस समय यही बीजेपी जो है तंज कस रही थी कि वहां पे नौकरियों में घोटाला हो रहा है और जनगणना जो है नकली है। और आज अब उस चीजों को बीजेपी जो है कह रही है कि तो काम नीतीश जी ने किया है, तो अच्छा किया या बुरा किया वो वाला बात गायब हो गया। अब रही जो मतदान केंद्र में, आपने देखा होगा जिस तरह से इन्होंने बताया कि वहां पे एक रोहिणी आचार्य जाकर प्रीति जी बताई, लॉकेट चटर्जी भी चुनाव में आपने देखा होगा, बंगाल के चुनाव में वहां पे है, चाहे वो आपने माधवी लता को देखा होगा हैदराबाद में जिस तरह से एक महिला का बुर्का उठा रही थी। तो ये देखिए, ये माधवी लता जी और लॉकेट चटर्जी भी जेन्युइन काम करते थे, क्योंकि चुनाव में धांधली, एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है उसको बहुत सारा टेंशन होता है,
और वो अपनी चुनाव को चाहता है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद तरीके से कोई मेरा चुनाव हरा ना दे, चाहे इसीलिए वो एक्टिव होता है। और जिसको लगता है कि हाँ जीतने का चांस 50-50 है, वहां पे ऐसा हो जाता है। तो वहां पे ये तो ना कहे कि रोहिणी आचार्य जी वहां पे जाकर ऐसा नहीं जाना चाहिए, या भोला जी वहां क्यों पहुंच गए। भोला कोई भी चुनाव, कोई भी आदमी, अब शाहरुख खान पहुंच गए उनके साथ, तो ऐसा तो मना लिखा हुआ नहीं है कि सभा जी नहीं जा सकते चुनाव में वहां पे किसी के सपोर्ट में। हाँ, वहां पे भी जो वहां पे बम या जनता को भड़काना, जहां तक वीडियो देखा जाए तो कहीं पे उन्होंने सिर्फ चुनाव में गई थी, भली वो दो गुट आपस में ज्यादा एग्रेसिव होकर बाद में जो घटना हुई वो निंदनीय है। तो इस तरह का चीजें जो है कि हालांकि ये डिबेट का मुद्दा अभी भी आपको बेरोजगारी, महंगाई और जो देश में जो तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है कि मोदी जी का जो डंका जो बज रहा है, कहीं ना कहीं आज भारत गर्व से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मोदी और भी काम जो है, जो बाकी है, विपक्ष का काम है, मीडिया काम है, वोट पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया कहा जाता है, कि सरकार के उस कामों को यदि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो काम बचा हुआ रह गया या इसमें कुछ खामियां है, तो वो विपक्ष का ही रोल होता है। तो विपक्ष यदि इस चीजों में उठा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, और 100% कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो चाहे वो आरजेडी, चाहे जब आरजेडी की सरकार थी तब भी 100% उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा काम किया, तभी 15 साल लालू यादव जी चुनाव जीते। नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए, तभी वो 15-20 साल से सरकार में है। नरेंद्र मोदी जी 25 साल से यदि गुजरात में है तो अच्छा काम किए, तभी है 25 साल। यदि ज्योति बसु यदि वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं तो बंगाल में उन्होंने 25-30 साल राज किया। यदि उड़ीसा में यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा काम करने वाले जीतते ही है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि सत्ता, लेकिन विपक्ष का काम है मजबूती से सत्ता पक्ष के काम की कमियों को उजागर करना, और ये उसका हक है। तो ये जो केक वगैरह जो है ऐसा नॉर्मल है, और वो जानते थे कि इस बात को मैं बोलूंगा तो लोग कमेंट करेंगे, और इस पे कमेंट, इस बातों पे हमारे ख्याल से बड़ा नेता वही होता है। जैसे मोदी जी, आपने देखा बहुत सारे डिबेट्स है, लोग कहते हैं वो यहाँ नहीं आते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो मणिपुर नहीं जाते हैं, वो वहां नहीं गए, लेकिन उनको जो काम करना है वो अपना काम करते हैं। यही एक कुशल राजनीति का ये तरीका होता है, जो फालतू बातों पे ध्यान न दे। चलिए ठीक है कृष्णकांत जी। प्रमोद जी, जैसा कि अभी आपने प्रीति जी को भी सुना होगा, प्रीति जी कह रही है कि 40 में से 40 उनका होगा, आप लोग अलग दावे करते हैं, किसके दावों पे भरोसा किया जाए? देखिए सवाल जी, आपकी बात का भी हम जवाब देंगे। प्रीति शेखर जी और मधुरेंद्र पांडे जी बहुत सारी बातों को रखने का काम किया, तो कुछ बातों का जवाब तो हमको लगता है कि कृष्णकांत जी ने इन दोनों को देने का काम किया। कई विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए, चाहे वो रोहिणी आचार्य जी का जो मामला, आप देखिए कि किस प्रकार से ये रोहिणी आचार्य जी का जो हुआ, उसके पहले देखिए जो मुंगेर में हुआ, प्रत्याशी पर किस तरह से हमला किया गया, उसके गाड़ी को तोड़ा गया, हमारे पदाधिकारियों को सुबह से ही थाना में जो है अरेस्ट कर लिया गया। और रोहिणी आचार्य जी का जो मामला है वो तो देखने गई बूथ पर, उनको संवैधानिक अधिकार है, कैंडिडेट को, प्रत्याशी को ये एक अधिकार है कि वो जा करके देखें, जिसको कृष्णकांत जी ने भी बतलाने का काम किया। वो तो सिर्फ देखने गई थी ना, वहां पर जो उन्होंने देखा, और वहां पर सारे प्रोजाइडिंग ऑफिसर वगैरह सब लोग थे। देखे कि किस प्रकार से जो वीडियो वायरल हुआ, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है, उसको डिफेंड कर रही है प्रीति शेखर जी। किस प्रकार वहां रोहिणी आचार्य जी पर हमला किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई उसको, और अगले दिन सुबह में जिस प्रकार की घटना घटी, पहली बार हिंसक घटना घटी जिसमें हमारे समर्थक मारे गए, और उसको डिफेंड कर रही है प्रीति शेखर जी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से अगर ये घटना मुंगेर में भी घट गया, प्रत्याशी के गाड़ी को तोड़ा गया, प्रत्याशी के सर पर मारा गया। नौकरी की हो रही है, नौकरी आपने दिया या जेडीयू ने दिया, या जेडीयू नौकरी में धांधली थी, नौकरी में कमी थी? क्योंकि बीजेपी ने यह सवाल उठाया था, आप दोनों जब सरकार में सत्ता में थे। तो देखिए कृष्णकांत जी, ठीक है, आपने जो ये सवाल जो किया, आप देखिए कि 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब घोषणा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम अपनी कलम से 10 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का काम करेंगे, तब यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय, उन्होंने कहता है कि नौकरी देंगे।
पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा, मतलब इस तरह के बातों को कहा गया था। और फिर कहा गया कि ये 10 लाख नौकरी कहाँ से दे देगा। तो 10 इन लोगों का जो कार्यकाल था उसमें 4.5 लाख जो रिक्त पद पड़े हुए थे पहले से, और हमारे नेता ने कहा था कि जो देश स्तर पर जो मानक है उस मानक के आधार पर जो बिहार में कमियां है उसको हम पूरा करेंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। देखिए 2020 में सरकार इन लोगों की बन जाती है, 2022 तक, ये 9 अगस्त 2022 तक ये लोग साथ में रहते हैं, लेकिन एक भी नौकरी देने का काम नहीं करते हैं। 15 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी पटना के गांधी मैदान में घोषणा करते हैं कि इन्होंने जो कहा है, मतलब तेजस्वी जी की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कहा है कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, वो तो हम देंगे ही, हम 10 लाख रोजगार भी देंगे। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कमिटमेंट था उसी कमिटमेंट पर वो सरकार बनी, और उसी को इंगित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कहने का काम किया। अब रहा सवाल, चूंकि देखिए सरकार में सबसे मजबूत जो होता है वो होता है कैबिनेट, और कैबिनेट का ही निर्णय जो है सर्वोपरि होता है, और जो कोई भी प्रस्ताव जो कैबिनेट में जाता है वो विभाग के तरफ से जाता है, विभागीय मंत्री उसको लेकर के वो कैबिनेट में विचार विमर्श के लिए लाया जाता है, विचार विमर्श होता है और उस पर के अंश सभी होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री। तो अब सवाल उठता है कि हमारा जो विजन था, देखिए ये समझने की जरूरत है, नेचर हमारा था, हमारी कि हमको इतना नौकरी देना है, हमारा कमिटमेंट था, इच्छा शक्ति था, वो हम लोगों ने वो पूरा करने का काम किया। अब नीतीश कुमार जी थे तो सिग्नेचर उनका था, लेकिन नेचर हमारा था, ये समझने की जरूरत है। देखिए जैसे ही हम सरकार से आउट होते हैं, राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि अब जो है सबको नौकरी देना संभव नहीं है, तो ये सब चीज इशारा कर रही है। अभी देखिए केंद्र में 10 वर्षों से इनकी सरकार है, 30 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, तो ये एक दिन में तो ये 30 लाख सरकारी पद रिक्त नहीं हुए, इसका एक लंबा, चूंकि आप कई सालों से रिक्त पदों को भर नहीं रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ के 30 लाख हो गई। हमारे नेता ने क्या कहा कि 30 लाख हम सरकारी पद जो खाली हैं वो तो भरेंगे ही, नए 70 लाख पदों का सृजन करेंगे। तो 1 करोड़ रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात हमारे नेता ने कहा है, और कई ऐसे जन विरोधी नीति जो ये लोग लाने का काम किए हैं, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किए, बहुत सारे चीजों को। बिहार देखिए 200 यूनिट पे बिजली फ्री करने की बात उन्होंने कही थी, जो पैकेज लोगों ने देने का काम किया था। 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं, सवाल 1 सेकंड में हम खत्म कर देते हैं। जो 1,60,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने की बात हमारे नेता ने कहा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो एक लोकसभा में जो है वो 4,000 करोड़ रुपया पड़ेगा उसके डेवलपमेंट के लिए। 39 सांसद इनको राज्य की जनता ने 2019 में दिया, 39 सांसदों ने अपने विकास निधि का भी ठीक ढंग से इस्तेमाल जो है क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया। कहीं 25% धनराशि का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं 50%। अब ये समझने की बात है कि अगर जनप्रतिनिधि अपने विकास निधि का ही इस्तेमाल अगर क्षेत्र की जनता के लिए नहीं करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए नहीं करते हैं, क्यों जनता उनको दोबारा चुनेगी? इस बात का जवाब इनसे ली। प्रीति जी, तमाम आरोप लग गए, ये भी कहा जा रहा है कि जनता आपको चुनेगी क्यों? आप लोगों ने कुछ खास तो किया नहीं है। ये जवाब तो मधुरेंद्र पांडे जी को देना चाहिए, क्योंकि बात नौकरी की क्लेमिंग किया जाएगा। जी सभा जी, प्रमोद सिन्हा जी को मुझे लगता है कि जानकारी निश्चित रूप से होगी, वो कहना नहीं चाहते हैं कि जब तेजस्वी जी भी जब ये बिहार में जब अपनी महागठबंधन सरकार में थे, नीतीश जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो डिप्टी सीएम थे, उस समय भी जो बिहार का जो बजट था 2,63,000 करोड़, उसमें भी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कहाँ की थी? लगभग 70% से भी ज्यादा हिस्सेदारी उस पूरे बजट की केंद्र की थी। तो इन्हें किस मुंह से ये बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है बात। सिर्फ कह देना, इसलिए कहने से कोई बातें प्रमाणित नहीं हो जाती हैं, आपको सही सही आंकड़ा भी पेश करना पड़ेगा। और विशेष राज्य का दर्जा पता है, सुन लीजिए प्रमोद जी, इस पे विशेष राज्य का दर्जा के लिए जो अहर्ताएं हैं उसको बिहार पूरी नहीं करता है। ये पूर्ण ढंग से ये बातें सबों को मालूम है। उसके बावजूद भी स्पेशल पैकेज के माध्यम से बहुत सारे कार्य कराए जा रहे हैं। और आज चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर लें तो केंद्र सरकार के सहयोग से ही बिहार में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं कार्य, तो यह तो इनको दिखाई नहीं पड़ता।
अगर सही बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, कृष्णकांत जी कह रहे थे कि जो भी काम करती है सरकार वही सत्ता में वापस भी आती है। तो हम लोगों ने तो 2 बार करके दिखाया, और बिहार में भी और अन्य राज्यों में भी। यदि हम काम नहीं करते तो फिर हमारा मत प्रतिशत नहीं बढ़ता, हम 2 सीटों से 303 सीटों तक नहीं आते। तो इस बात का प्रमाण है कि हमारी नीति अच्छी है, हमारी नियत भी अच्छे है और हमारे नेता भी अच्छे हैं। तो इस बात का ये कोई प्रमाणित करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनका आरोप लगता है कि हम रोजगार नहीं देते हैं। छोटा सा सवाल है, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब किया। आज जेडीयू के प्रवक्ता भी है और आप भी है। बिहार को हमेशा 20 मैं बचपन में जब था तब से सुन रहा हूँ कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत है, और ये तभी पॉसिबल जब डबल इंजन की सरकार होती है। अब तो बिहार में डबल इंजन सरकार है, क्या कब तक ये हो जाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, या कभी ये हमेशा ऐसे ही एक मुद्दा ही बना रहेगा? अब कृष्णकांत जी, मैं बार बार करती हूँ कि जो स्पेशल राज्य के दर्जा के लिए जो हड़ताएं हैं, क्या बिहार उसको पूर्ण कर रहा है? ये तो एक जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसके बावजूद भी अगर स्पेशल राज्य का स्टेटस नहीं दिया गया, कृष्णकांत जी मैं आप ही का जवाब दे रही हूँ। कृष्णकांत जी मैं बता रही हूँ कि अगर स्पेशल स्टेटस का दिलाएंगे, चाहे इसके लिए मर जाए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मधुरेंद्र जी जवाब देंगे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। आप विशेष दर्जा नहीं देना चाहती है। सुन लिया जाए ना। आपके प्रश्न को मैं समझ गई। मैंने कहा कि स्पेशल स्टेटस के लिए जो स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसको बिहार पूर्ण करता है? पहली बात, यदि करता है तो निश्चित रूप से नहीं, फिर ये आपको गलत जानकारी है कि नहीं करता है। दूसरी बात, यदि करता होता तो अभी तक नहीं कह रहा था। और तीसरी बात, उसके बावजूद भी समझ लीजिए, हाँ तो है ना, अभी बिहार की ना बात हम कर रहे हैं। अब जो अलग आज भी हम शिक्षा में पीछे है, हॉस्पिटल में पीछे है, हमारे पलायन आज बड़ी मुद्दा है। बिहार नहीं रखता है, इस बात की जानकारी आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अपनी बातों को पूर्ण करती हूँ। देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देने के बावजूद भी स्पेशल पैकेज के माध्यम से केंद्र सरकार ने बिहार में बहुआयामी योजनाओं को यहाँ पे क्रियान्वयन करने का कार्य किया है। और रोजगार का जो राग लाते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि आज हम पूरे विश्व में सबसे सेकंड रोड नेटवर्क में हम लोग सेकंड में हमारा पोजीशन है। जब रोड नेटवर्क में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या वहां पर रोजगार का सृजन नहीं होता है? रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां होती हैं? और जब हम ऑटोमोबाइल तो क्या वहां पर रोजगार का सृजन नहीं होता है? ईपीएफ के आंकड़ों को देखें, जो यूपीए के शासनकाल से कई गुना ज्यादा एनडीए के शासनकाल में ईपीएफ अकाउंट खुले हैं, तो क्या वहाँ उसके माध्यम से यह पता नहीं चलता है कि ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मधुरेंद्र जी का रुख करते हैं। मधुरेंद्र जी, जैसा कि आपने प्रमोद जी को भी सुना, तमाम आरोप लगे आप लोगों पे, और अगर देखा जाए तो उनका तो यही कहना है कि तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी, तेजस्वी यादव की वजह से सारा काम हुआ, तो यानी आप लोगों का तो कोई रोल नहीं है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि अब के चुनाव में आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोगों ने तो कुछ काम ही नहीं किया है? राजद वाले झूठ के सौदागर हैं। उनको थोड़ा सा भी नहीं है कि 2020 में जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, और उस समय 7 निश्चय पार्ट 2 में ही संकल्प लिया गया था 10 लाख नौकरी देने का। उसी प्रक्रिया के तहत ही इसी बीच में महागठबंधन की सरकार आई, उसी प्रक्रिया के तहत ही नौकरी दी गई है। और वो नौकरी देने का काम माननीय, रुकिए पहले बोलने न दीजिए, बोलने महाराज दीजिए, बोलने तो दीजिए। क्या किए हैं आप लोग? इतना नौकरी और इतना रोजगार के प्रति गंभीर रहते तो मटन और चटनी खाते हुए वीडियो नहीं दिखाते। आपके शासनकाल में जो उपलब्धि है वो नहीं बताते हैं। अरे पहले सुनिए तो सही। रही बात बिहार की विकास की, नौकरी देने की बार बार बात करते हैं, नौकरी कौन दिया है? माननीय विजय कुमार चौधरी जी के कार्यकाल में सारा प्रपोजल बना, प्रक्रिया के तहत आया। इसी बीच में सरकार का थोड़ा सा इधर उधर हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, उसी प्रक्रिया के तहत नौकरी दी गई है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। शुक्र मनाइए कि उस समय शिक्षा मंत्री आपके गठबंधन में थे, विभाग में थे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे,
उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कैबिनेट के सदस्य होने के नाते मौका दिया कि भैया थोड़ा सा वितरण कर दो। अब उसको आप कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया। कहां से नौकरी दिया आपने? ये तो प्रपोजल रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने नौकरी दी है शिक्षकों की। आप तो नौकरी दिए नहीं। 18 साल के कार्यकाल में जितना बिहार में विकास हुआ, आपको विकास दिखाई नहीं देता, किसी की नौकरी दिखाई नहीं देती, किसी की रोजगार नहीं दिखाई देती। आप लोग क्या जाने गए रोजगार, क्या जानने गए विकास? जो सब दिन जंगल राज में रहा, कुशासन करते रहा, सब दिन अपहरण का उद्योग चलाते रहा, बिहार की सारी कल कारखाने बंद करवा दिया, वो क्या जानने गया विकास जी? पूरा बिहार का चीनी उद्योग बंद हो गया, सारे छोटे छोटे कल उद्योग थे, लघु उद्योग थे, सारे बंद हो गए, सारे व्यापारी भाग गए, पलायन कर गए, सारे डॉक्टर भाग गए यहाँ से। और आप जान रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बताते हैं आप? 15 वर्षों की, 55 सालों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, आज हमसे 10 बरस और 15 बरस का हिसाब मांग रहे हैं। सुनिए एक सेकेंड, 10 बरस से माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है, इसके पहले तो कांग्रेस और यूपीए गठबंधन की सरकार थी। आपने बताइए ना कितने वर्षों में कौन सा विकास किया? आपको विकास, देश में विकास हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है, बिहार में विकास हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप 3 का चश्मा लगा लीजिए, राजन प्रमोद जी, आप 3 का चश्मा लगा लीजिए। अरे आप जवाब सुनिए, जवाब हाँ सुनिए, कमलाकांत जी, आपने किस बिहार, माननीय नीतीश कुमार जी को किस रूप में बिहार को दिया था? इसको भी तो देखेंगे आप, किस रूप में बिहार मिला था उनको? ये बताइए, बीजेपी ने तो पूरा किया। मेरा विशेष राजकमान का दर्जा आज भी है कमलाकांत जी। कब पूरा होगा? अरे पूरा होगा, समय से होगा, सब चीज का प्रोसेस होता है ना। आपने क्या आज तक क्या किया? आप किसका प्रवक्ता बने हुए हैं? आप किसका प्रवक्ता बने हुए हैं? राजद का? किसका प्रवक्ता बने हुए हैं आप? राजद का कि कांग्रेस का प्रवक्ता आप हैं? हमारा डिमांड है बिहार विशेष, डिमांड आज भी है। अरे आप किसका प्रवक्ता बने हुए हैं? अरे भैया हम प्रॉब्लम नहीं है, बात हो रही है, आप स्वीकार कीजिए ना। बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको स्वीकार कीजिए, उसको बताइए। आप प्रवक्ता मत बनिए किसी दल का, किसी भी दल का प्रवक्ता मत बनिए। अब आपको बिहार में आपको भी दिखाई नहीं देता है विकास? हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था आपको दिखाई नहीं दे रहा? डॉक्टरों की बहाली दिखाई नहीं दे रहा? पहले जो गाय भैंस बंधा रहता था वो दिखाई दे रहा है? पहले जो हॉस्पिटल में भैंस बांधा रहता था, सुअर बांधा रहता था, वो दिखाई दे रहा है आपको? मिलेगा या नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? मिलेगा। बिहार का विशेष राज्य की मांग है। आज आपको बता रहा हूँ कि जदयू का स्टैंड है, बिहार को विशेष राज्य की मांग है तो है। कब मिलेगा? प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे ना। 20 साल में अब आपके कहने से अभी तुरंत हो जाएगा क्या? ठीक है, प्लीज बात समझिए, ऐसे नहीं होता। बात मेरा भी सुना कीजिए, मैं भी हूँ यहाँ। जब मुद्दा रखा 370 का वादा किया, पूरा हुआ ना? जनता को इसी बात पर वोट दे रही है मोदी जी को। आपको क्यों? जनता को 370 और रामनवमी पर वोट नहीं मिल रहा है। जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है, जनता देश की सुरक्षा के नाम पर वोट कर रही है, जनता राज्य के विकास के नाम पर वोट कर रही है, जनता राज्य के में हुई विकास पर वोट कर रही है। कमलाकांत जी, जनता विकास के नाम पर वोट कर रही है। तो ये विकास 370 विकास नहीं है, यही कहना चाहता रहा। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक मुद्दा तूल पकड़ रहा है। जी हाँ, और मुद्दा है केक पॉलिटिक्स। हालांकि मुकेश सहनी ने जो तेजस्वी यादव को केक कटवाया, वो भी हेलीकॉप्टर में, वो मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है। हर तरफ इसकी चर्चाएं हो रही है क्योंकि मुकेश सहनी ने केक तो कटवाया। उन्होंने केक इसलिए कटवाया क्योंकि तेजस्वी यादव की 200 जनसभा पूरी हुई। हालांकि तेजस्वी यादव ने जब मुकेश सहनी से पूछा कि ये सरप्राइज का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, तो मुकेश सहनी ने कहा कि जो लोगों को हम लोगों के भाईचारे को, हम लोगों की दोस्ती को देख के मिर्ची लगती है ना, उन लोगों को और मिर्ची लगी। हालांकि इसके बाद फिर क्या, एनडीए भी हमलावर हो गई इंडिया गठबंधन पर और वो इसे नादानी बता रही है, तो कहीं कुछ तमाम आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये सब बयानबाजियां तो चलती रहेगी। अगर छठे चरण की बात करें तो छठे चरण का चुनाव 25 मई को है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, जब सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे छठे और सातवें चरण के, तो 4 जून को इसका फैसला आएगा।
फिर ये देखना होगा। हालांकि चिराग पासवान ने भी ये भी कहा कि मिर्ची किसको लग रही है ये तो 4 जून को पता चलेगा। तो अब 4 जून का सबको इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।